हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं डायलिसिस के बारे में, जिससे आपको सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आज यहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डायलिसिस, जो कि जिन पेशेंट के अंदर हमारा जो किडनी का काम है, क्या काम है किडनी का? तो किडनी का काम है सर हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर निकालना, और हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स है, जिसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वह उनको बाहर निकालना। जैसे कि सीरम यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, अमोनिया के वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। लेकिन इन केस अगर हमारी किडनी यह काम नहीं कर पाती है, तो हमें इस मशीन की जरूरत। ये डायलिसिस इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल किडनी, जो कि हमारे किडनी का फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, तो क्या है ये डायलिसिस? तो डायलिसिस इज नथिंग बट ए प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, सॉरी, इट्स अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ये एक प्रोसेस भी है और एक प्रोसीजर भी है। किसकी किसकी? तो यहाँ पे किडनी का जो फंक्शन है उसका रिप्लेसमेंट करता है। ये मशीन क्या करती है? किडनी का फंक्शन रिप्लेस करती है। ओके, किडनीज फंक्शन रिप्लेस करती है बाय द डायलिसिस। ओके, नाउ अब डायलिसिस के कितने प्रकार है? तो डायलिसिस के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक है हमारा हीमोडायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। दो प्रकार के डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब नाम में ही यहाँ पे दिया गया है हीमो, हीमो मतलब ब्लड का डायलिसिस। ओके, और यहाँ पे नाम दिया है पेरिटोनियल। पेरिटोनियल का मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ होता है उसका डायलाइसिस करना, कर देना। ओके, तो ये दो प्रकार के डायलिसिस हमारे पास अवेलेबल है। ओके, आगे देखते हैं हम। तो फर्स्ट हम देखेंगे हीमोडायलिसिस। ओके, तो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस, व्हाट इज हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस इज अ यूजिंग अ ब्लड और टू ट्रीट, ओके, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस किडनी के फंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन। ओके, उस मशीन से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है हीमोडायलिसिस के? तो हीमोडायलिसिस करवाने के बहुत सारे एडवांटेजेस है कि इसको हम जैसे ही पेशेंट की किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी, हम इस हीमोडायलिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इंस्टेंट और इमीडिएट यूज कर सकते हैं हीमोडायलिसिस को। दूसरा, हम इसको इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। मान लो एक पेशेंट आपका पॉइजनिंग का आ गया, अब उस पेशेंट ने ऐसा पॉइजन ले लिया है जिसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किडनी के द्वारा निकलता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? सारे ब्लड को छानना होगा, सारे ब्लड से उस प्रोडक्ट को निकालना है। तो क्या करेंगे सर? एक हम आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट लगा देंगे, या फिर डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट कर देंगे, और इमीडिएटली उस पेशेंट का सारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई कर देंगे। इमरजेंसी की कंडीशन में 2 घंटे के अंदर उस पेशेंट का पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। ओके, नाउ और क्या फायदा है इसका? और क्या फायदा हो सकता है? तो एक्यूट किडनी डिसीज। ओके, मैंने बोला था जब डिसीज वर्ड आएगा तो ये प्रॉब्लम किसका है? एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। ओके, तो एक्यूट किडनी डिसीज के अंदर यहां पे हम यूज कर सकते हैं हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट, क्रोनिक किडनी डिसीज में भी हम हीमोडायलिसिस यूज कर सकते हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज में हम पेरिटोनियल डायलिसिस भी यूज कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ पॉइजनिंग हम इस पेशेंट का डायलिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेक्शन ऑफ ब्लड मेटाबोलाइट्स वेल कैलकुलेटेड। क्योंकि सर यहाँ पे सारी चीजें जो है, जैसे कि सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, वो कितने बाहर जाएंगे या कितने बाहर जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पास इसका डाटाबेस होता है। ओके, और ऑन दैट बेसिस हम इस पेशेंट को डायलिसिस करते हैं। यूजुअली डायलिसिस का जो फंक्शन है या साइकिल है वो 4 घंटे की होती है। ओके, लेकिन सबसे पहला डायलिसिस, क्वेश्चन बन सकता है कि जिस भी मरीज को सबसे पहले हम डायलिसिस पे ले रहे हैं, उस मरीज को हम ओनली 2 घंटे के लिए डायलिसिस करते हैं। ओके, बाद में जब सेकंड टाइम होगा तो पेशेंट का 4 घंटे के लिए डायलिसिस होता है, और हफ्ते में यूजुअली 3 साइकिल होती है। ओके, नाउ अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होने चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला है कि ब्लड लॉस होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा।
क्यों? क्योंकि सारा जो ब्लड है वो हमारा एक पाइप के द्वारा, मैं उसकी प्रोसेस भी दिखा दूंगा, एक पाइप के द्वारा एक मशीन में जाएगा, उस मशीन से वो ब्लड छान के हमारा इम्प्यूरिटीज को निकाल के वो वापस उस पेशेंट की बॉडी में आएगा। लेकिन उसके लिए जो हम ग्राफ्ट बनाते हैं या फिर जो हम शंट बनाते हैं, उस शंट को बनाने के दौरान पेशेंट का ब्लड लॉस हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। और पेशेंट का सडनली हम इतना सारा पेशेंट की बॉडी से पानी बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा? पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डिसएडवांटेजेस ऑफ डायलिसिस, इसमें आपको ब्लड लॉस देंगे, हाइपरटेंशन देंगे, हाइपोटेंशन देंगे और एक ऑप्शन और दे देंगे। तो आपको आइडेंटिफाई प्रॉपरली करना है, हाइपोटेंशन होता है ना कि हाइपरटेंशन। ओके, नाउ अब हम सीखते हैं फंक्शंस ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के काम क्या है? तो काम सिंपल सा एक ही काम है सर, ये किडनी के फंक्शन को रिप्लेस कर देता है, इतना ही तो काम है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड रेगुलेशन है कि हमारी बॉडी से कितना फ्लूइड जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हीमोडायलिसिस की मशीन क्या करती है? पहले तो पेशेंट का बीपी नापते हैं, पेशेंट का बीपी नापते हैं, पेशेंट का वेट नापते हैं और ऑन दैट बेसिस हमें टारगेट रहता है कि इस पेशेंट का बीपी इतनी रेंज में रहना चाहिए, तब जाके उतना ही मेटाबोलाइट्स या उतना ही पानी हमारी बॉडी से, उस पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो वेट रेगुलेशन इस हीमोडायलिसिस में कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन भी करते हैं। कभी आपने डायलिसिस का सॉल्यूशन में क्या क्या होता है वो भी दिखा दूंगा। ओके, ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमारे WHO का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, जैसे शुगर कितना होता है और इलेक्ट्रोलाइट कितने होते हैं, इसके बारे में नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा था। इस बार डायलिसिस के अंदर भी कितना कंटेंट, कौन सा कितना होता है, पूछ सकता है। प्रैक्टिकल सी बात है तो पूछ सकता है। ओके, तो वो भी हम सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन करता है ये डायलिसिस। ये इलिमिनेट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी से जो बाहर निकलते हैं, जैसे कि हमारा यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, हमारे पोटेशियम से या फिर और भी कुछ जो भी पॉइजनस पेशेंट में वेस्ट प्रोडक्ट जा रहे हैं। कोई ड्रग अगर पेशेंट ने ले लिया है तो उस ड्रग का मेटाबोलाइट्स भी हमारा बाहर जाता है किडनी के द्वारा। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। नाउ नेक्स्ट, बफर मैकेनिज्म। बफर मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि सर ये आपने बहुत बार बता दिया क्या कि सर किडनी के द्वारा पोटेशियम भी बाहर जाता है, पोटेशियम के प्लस है, एक और बफर सिस्टम है हमारे पास H प्लस आयन, तो ये H प्लस आयन भी हमारी किडनी से बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेशियम। नाउ इच डायलिसिस साइकिल जो मैंने बताया कि हमारी 4 घंटे की होती है, और लेकिन जो फर्स्ट साइकिल होती है वो 2 ही घंटे की होती है। ओके, क्योंकि पेशेंट उस इतना ज्यादा वाटर का जो एक्सचेंज है तो ये सडनली पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो पहली साइकिल 2 घंटे के लिए 3 टाइम में, एक वीक में 3 टाइम हम इस साइकिल को लेते हैं। तो सोचिए अगर एक क्रोनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है या एंड स्टेज रीनल डिसीज का पेशेंट है, एक पेशेंट को हफ्ते में 3 बार हीमोडायलिसिस लगता है, टाइम कितना है? 4 घंटे, मतलब उसका एक पूरा दिन जाएगा। तो हफ्ते में 7 दिन है, 4 दिन पेशेंट कहां रहेगा? अस्पताल के अंदर। सॉरी, 3 दिन पेशेंट कहां रहेगा? अस्पताल के अंदर। पेशेंट के पास 4 ही दिन है। ओके, और जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन तो पेशेंट को बहुत फ्रेश लगता है, लेकिन सेकंड डे में वापस वैसे ही लगता है। ओके, तो हफ्ते में 3 बार 4 घंटे की साइकिल हमें उस पेशेंट को देनी होती है। ओके, नाउ अब ब्लड फ्लो कितना होता है ये जरूर क्वेश्चन बनेगा, कितना ब्लड फ्लो होता है? तो 300 से 400 की रेंज में रखते हैं कि 1 मिनट के अंदर 300 से 400 ml ब्लड हमारा प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, मतलब उस साइकिल में पूरा ब्लड नहीं प्यूरिफाई होता है, एक एक के साथ ही। ओके, तो जैसे अब 1 मिनट में 300-400 ml अगर चला जाए तो ऐसे रोटेशन में हमारा 5 लीटर तक ब्लड होता है। तो कितने रोटेशन होंगे कैलकुलेट करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि 5 घंटे में कितनी बार, अगर हम 300 मान लेते हैं तो कितनी बार हमारा ब्लड उस मशीन के अंदर से निकलता है, ये एक बार कैलकुलेट करके जरूर बता दीजिए। नाउ नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। तो प्रिंसिपल के लिए कुछ याद नहीं रखना है, 3 प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका डिफ्यूजन।
ओके, डिफ्यूजन दूसरा प्रिंसिपल है, ऑस्मोसिस और तीसरा प्रिंसिपल है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। कुछ नहीं है, किडनी का काम जैसे है ऐसे ही यहाँ पे काम है। मैंने ग्लोमेरुलस बताया था, ग्लोमेरुलस का काम कैसे चलता है एक बार वापस बता देता हूं। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट हमारे चाय छानने की एक छलनी है। ऐसी होती है, ऐसी होती है। ओके, अब इस छलनी के अंदर दो जगह से पानी आता है, दो जगह से पानी आता है। एक इधर से आता है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, और दूसरी जगह से बाहर जाता है दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये है इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ये है एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, तो यहां से ब्लड हमारा अंदर आएगा, यहां पे ये छलनी है, यहां से छाना जाएगा और यहां से ब्लड जो है वो बाहर निकाला जाएगा। लेकिन यहां पे जो छानने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया डिफ्यूजन बेसिकली यहां पे डिफ्यूजन ज्यादा प्रोसेस होती है। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है? तो एक प्रेशर ग्रेडियंट से हमारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ओके, तो इसके अंदर जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमारे एज कंपेयर टू दिस, ओके, एज कंपेयर टू दिस, इसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा, इसमें कम प्रेशर रहेगा। मतलब कम प्रेशर से ब्लड इधर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड यहां से जो है जाते समय यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट तैयार होगा और यहां से ये ग्लोमेरुलस को जो हमारा पीसीटी है, तो वो पीसीटी क्या करेगा, यहां से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, वो इसके अंदर वापस यहां से आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ओके, तो ये ग्लोमेरुलस का फंक्शन है। तो तीन प्रिंसिपल यहां पे काम करते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। एक एक करके पढ़ते हैं ये क्या चीजें हैं। ओके, तो पहले सीखते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट ए मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल और सोल्यूट। यहां पे ये सोल्यूट वर्ड जो है इसको थोड़ा सा गौर कीजिए और इसको मार्क कर लीजिए। डिफ्यूजन में हमारे सोल्यूट मूव हो रहे हैं, ऑस्मोसिस में क्या मूव होगा सर? ऑस्मोसिस जब वर्ड आएगा ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में हमारा सॉल्वेंट मूव होता है। अब ये भी बात कही किसी को थोड़ा सा शक होगा, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सोल्यूट जब भी वर्ड आएगा तो सोल्यूट इज नथिंग बट अ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट इज नथिंग बट वाटर। ओके, तो ये सोल्यूट क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट किस में मिलता है? पानी में घुल जाता है। कभी ऐसा होता है क्या पानी सॉल्ट में घुल जाता है? नहीं, ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्योंकि ये हमारा मटेरियलिस्टिक फिजिकल फॉर्म में है, पानी वाटर के फॉर्म में है। ओके, तो सॉल्यूट जब भी बोलते हैं तो इट्स अ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट क्या है? जिसमें घुलता है। ओके, तो सोल्यूट फिजिकल है, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो डिफ्यूजन जब भी आएगा तो इट्स अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कौन से? सोल्यूट वाले पार्टिकल। ओके, ये सोल्यूट वाले पार्टिकल कहां पे मूव होंगे? फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। थ्रू थ्रू किसके थ्रू? तो जो मैंने छलनी बताई थी उस छलनी के द्वारा, तो उस छलनी को हम क्या बोलेंगे? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्लियर है? इतना सिंपल सा। डिफ्यूजन क्या है? सोल्यूट याद रखेंगे, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कहां तक जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से। ओके, चढ़ाव से उतार की तरफ ही जाते हैं ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके, तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल या फिर इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कह रहे हैं सर? यहां पे सेमी परमिएबल लिखा है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब उसमें से जो मॉलिक्यूल जाने चाहिए वही जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स उस डायलाइसिस के जो डायलाइसेट है उसमें से जाने चाहिए वही जाते हैं, और जितनी मात्रा में जाने चाहिए उतने ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा क्रिएटिनिन बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। या फिर एक साथ सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर फेंक दे, या फिर जितना ज्यादा प्रोटीन है सारा निकाल दे, नहीं, जितना एक्स्ट्रा है उतना ही जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट हम सीखेंगे एग्जाम्पल, कौन से प्रोडक्ट जाते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये डिफ्यूजन के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि सर एग्जाम में पूछा जाएगा कि हीमोडायलाइसिस में जो क्रिएटिनिन का फिल्ट्रेशन है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा। ओके, तो ये तीनों प्रोडक्ट हमारे डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। अब हम डिफरेंस सीखते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के अंदर। तो देखिए, मैंने डिफ्यूजन बोला तो डिफ्यूजन के वर्ड के अंदर ही हमारा आया था कि सोल्यूट। ओके, डिफ्यूजन के वर्ड में ही हमने सोल्यूट बोला है। तो ट्रांसफर क्या हो रहा है डिफ्यूजन में, सोल्यूट का ट्रांसफर, कहां से कहां तक, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके, और किसके द्वारा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लिपिड बाई लेयर बोल सकते हैं। क्या है, सेल की लेयर हमारी कैसी होती है, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर होती है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो ये सेल है, इसके अंदर देखिए ये ऊपर से लाइन जा रही है, एक नीचे से लाइन जा रही है। ओके, तो ये लिपिड बाई लेयर है, दोनों तरफ से इसको जाली है। और यहाँ पे जो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक आते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में क्या है, तो ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट को याद रखेंगे, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट माने पानी, तो पानी थोड़ी ना बाहर जाता है, प्योर पानी नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा पानी या वेस्ट पानी होता है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कहां से कहां तक, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्वेंट इज एक्स्ट्रा। ओके, तो इस एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को हम कम सॉल्वेंट की तरफ भेज रहे हैं। ओके, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसमें दोनों भी जगह पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, और यही याद रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस अभी बताया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसकी मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट, कहां से कहां तक, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और किसके द्वारा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, लोअर ऑस्मोलैरिटी, हम इसको कह सकते हैं कि लोअर ऑस्मोलैरिटी। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है, कम है। ओके, तो ये हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूव हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे वाटर, वाटर के किसकी तरफ जाएगा, तो वाटर जैसे जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ पे वाटर जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट ए आर्टिफिशियल प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा। अब डायलाइसिस में क्या होता है, वो जो डायलाइसिस होता है, उस डायलाइसेट के अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट, मैं उसको आप आगे दिखाऊंगा, एक प्रेशर वॉल होता है, जितना प्रेशर से पेशेंट की तरफ से कितनी प्रेशर से ब्लड आ रहा है, और अगर उसको कुछ प्लस माइनस करना है तो वो प्रेशर ग्रेडियंट कर देगा, और फिर ब्लड जितनी प्रेशर से हमें उस डायलाइसेट में भेजना है उतनी प्रेशर से जाएगा, और जितनी प्रेशर से उसको बाहर निकलना है उतनी प्रेशर से निकलेगा, और वापस जब उस मशीन के अंदर उस पेशेंट के पास जाएगा तो भी वापस उसका प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल काम करता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट आर्टिफिशियल प्रेशर देना, आर्टिफिशियल। अब हम हमारी बॉडी में तो आर्टिफिशियल प्रेशर नहीं दे पाते हैं, तो ये काम कौन करता है, तो हमारा डायलाइसिस मशीन काम करता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, थर्ड प्रिंसिपल कहां पे काम करता है, मशीन के द्वारा। क्लियर, ओके। नाउ एग्जाम्पल क्या क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या क्या बाहर जाता है, तो इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो हमारी बॉडी में तो नॉर्मली होता है। ओके, जैसे हमने ब्लड प्रेशर का कफ अप्लाई किया पेशेंट को,
तो ये ब्लड प्रेशर का कफ अप्लाई करना क्या है, इट्स एन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या है, एक हम एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल प्रेशर उस पेशेंट की बॉडी पे लगा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या करता है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है या इफेक्टिव कर देता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, छानना मतलब क्या, फिल्ट्रेशन मतलब नथिंग बट छानना। तो छानना मतलब क्या, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस मॉलिक्यूल को, उस एटम को छान देना, उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब पोर्स, उस फिल्ट्रेशन के लिए कुछ ना कुछ तो पोर्स चाहिए, अगर वो सारा ही बंद होगा तो फिल्टर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके अंदर कुछ छेद होते हैं। ओके, और वो छेद क्या करते हैं, वो छेद हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्रोटीन्स, प्लेटलेट, इन सब को बचाती है बाहर जाने से। मतलब क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्रोटीन, इनका जो हम बोल सकते हैं साइज, ये साइज उस पोर से ज्यादा होता है। दैट इज वाई ये जो सारे प्रोडक्ट्स है वो उस पोर से पार नहीं कर पाएंगे। तो ये कहां रहेंगे, फिर ये वापस ब्लड के अंदर वापस चले जाएंगे। और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, या फिर हमारा हम कह सकते हैं ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बाहर चले जाएंगे। क्लियर। नाउ ये है हमारा एक्चुअल हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पेशेंट है, पेशेंट का नाम मिस्टर एक्स है, और ये मिस्टर एक्स को हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है। बेचारा बहुत परेशान है, इनको सीकेडी हो चुका है। ओके, इनको सीकेडी हो चुका है, पहले पता नहीं चला, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तक आने तक कुछ भी पता नहीं चला, थर्ड ग्रेड में आए तो अस्पताल में आए तो पता चला कि इनको एनीमिया होना स्टार्ट हो गया, इनका इरिथ्रोपोइटिन कम हो गया। अब डॉक्टर ने बोला कि इनको हमें अब क्या करना है, एंड स्टेज रीनल डिसीज तक कंडीशन आ चुकी है, अब डायलिसिस करना है। तो हमने क्या किया, पहले एक प्लान सर्जरी की पेशेंट की। प्लान सर्जरी में क्या किया, हमने एवी ग्राफ्ट बनाया पेशेंट का, एवी ग्राफ्ट बनाया। सर ये एवी ग्राफ्ट क्या है, तो आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट। ये आर्टेरियो वीनस ग्राफ्ट क्या होता है, तो हमारी आर्टरी और वेन को हम जोड़ देते हैं और उनका ब्लड, एक मिक्स ब्लड जो है वो हम उस पेशेंट से निकालते हैं। यहां से पेशेंट का ब्लड निकाला जाएगा। ओके, निकाला जाएगा। तो ब्लड कौन सी निकालने वाला कौन होगा, निकालने वाली क्या होगी, तो निकालने वाली होगी हमारी आर्टरी। आर्टरी क्या होगी, आर्टरी का ब्लड फ्लो कहां तक, किधर होता है, तो हार्ट से दूर तक होता है। और वेन का ब्लड फ्लो कहां होता है, टूवर्ड्स द हार्ट होता है। तो आर्टरी से ब्लड बाहर आएगा, और मैंने बोला था एक चेंबर होता है प्रेशर के लिए, नापने के लिए, तो आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर यहां पे होता है कि कितनी प्रेशर से पेशेंट का ब्लड उस यहां इस पाइप में आ रहा है। ओके, अब पेशेंट का ब्लड अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया तो क्या हो सकता है, ये ब्लड क्लॉट हो सकता है। सभी को पता है जैसे ही उस पेशेंट का ब्लड एयर की कांटेक्ट में, हमारे नॉर्मली भी अगर हमारा ब्लड डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आता है तो कोआगुलेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे एक फिल्टर लगाया हुआ है, जहां से एक इंजेक्टर पोर्ट है, उस पोर्ट के द्वारा हम हिपेरिन का यहाँ पे इन्फ्यूजन दे सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो पहले आया हमारा प्रेशर वाला मॉनिटर, उसके बाद आया एक इंसुलिन देने वाला। मतलब यहां से हम इंसुलिन पेशेंट को ऐड कर देते हैं। अगर कोई इंजेक्शन देना है तो हमारे पास यहाँ पे अगला एक पोर्ट होता है। ओके, नाउ अब ये प्रेशर जो पहले ब्लड आर्टरी से यहाँ पे आ गया, फिर हमने हिपेरिन का हिपेरिन ऐड कर दिया पेशेंट को। अब ये ब्लड जो है, एक ये है पुली, ये घूमते रहती है यहाँ पे ऐसे। ओके, तो ये पुली क्या करेगी, घूमते रहेगी। तो घूमते रहेगी तो क्या होगा, ये ब्लड को अच्छे से मिक्स करके वापस ऊपर की तरफ भेजेगी। और यहाँ पे है हमारा इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, कि अब यहां से ये इनफ्लो करने के बाद ये ब्लड को पंप करेगी, थोड़ा सा और प्रेशर देगी। किसका प्रिंसिपल है प्रेशर वाला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे ऐड कर देगी, और कहां पे भेजेगी सर, ये डायलाइसिस के अंदर भेजेगी। ओके, डायलाइसिस के अंदर। अब यहाँ पे डायलाइसेट में 2 पोर्ट होते हैं। जब भी डायलाइसेट देख लेना, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो
तो डायलाइसेट जरूर देख लेना। उसमें दो पोर्ट होते हैं, एक होता है इन पोर्ट, एक होता है आउट पोर्ट। एक होता है इन पोर्ट, एक होता है आउट पोर्ट। इन पोर्ट में क्या डालते हैं हम, यहाँ पे डायलाइसेट डालते हैं। क्या डालते हैं, डायलाइसेट डालते हैं। ये डायलाइसेट क्या होता है, क्या क्या कंसंट्रेशन होता है वो भी देखना है। ओके, तो इसमें हम डालते हैं डायलाइसेट। तो यहां से डायलाइसेट अंदर जाएगा और यहां से जो भी एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलेगा। ओके, तो ये दो पोर्ट होते हैं। तो इसमें कनेक्शन वाला भी पाइप आपको, रेड एंड ब्लू पाइप होता है, वो दोनों पाइप का कनेक्शन भी आपको देखना पड़ता है। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे ये जो कनेक्ट कर दिया, ये दोनों पाइप भी, ये दोनों पाइप हमारी डायलाइसिस मशीन को जोड़े हुए रहते हैं। ओके, अब ब्लड हमारा आगे की तरफ आ गया। यहाँ पे डायलाइजर इन फ्लो प्रेशर मॉनिटर, मतलब हमारा ब्लड जो है इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा चला गया है। अब आगे जाके हमारा प्यूरिफाइड ब्लड अब हमारे पेशेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये सारी प्रोसेस करते समय कहीं ना कहीं पे अगर लीक हो मशीन के अंदर, तो एयर जाने का चांस मिल सकता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एयर ट्रैप लगा दिया, एक एयर ट्रैप लगा दिया। अब ये एयर ट्रैप क्या करेगा, जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर एयर ब्लड में है तो उस एक्स्ट्रा एयर को ये एयर ट्रैप ट्रैप कर देगा, और जो प्योर ब्लड है वो हमारी इस पेशेंट के अंदर चला जाएगा, इस पेशेंट के अंदर ब्लड चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सबको कैसे प्रोसेस होता है हीमोडायलाइसिस का, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हम सीखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो देखिए, जितनी बातें अभी तक बताई है इतना ही करना है। पहले पेशेंट आ गया आपके पास, उसका फाइल देख लो, क्या बोला है, क्या क्या पेशेंट का अभी कंडीशन है, कितनी बार पहले डायलाइसिस हो चुका है। ओके, और फिर हम सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद बोलना है पेशेंट को कि आपने वेट चेक करना है पेशेंट का। पेशेंट के पास हमारे पास पेशेंट के लिए हेपेरिन है या नहीं है, पेशेंट को अगर इरिथ्रोपोइटिन चाहिए तो इरिथ्रोपोइटिन है या नहीं है, पेशेंट को अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारी ट्रॉली रेडी है या नहीं है, ये सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद हम मशीन को करेंगे रेडी, उस डायलाइसिस मशीन को करेंगे रेडी। अब डायलाइसिस मशीन को रेडी करने के लिए क्या चाहिए, तो उसके नीचे दो कैन रखी होती है, एक तो जिसके अंदर डायलाइसेट सॉल्यूशन होता है, दूसरी कैन खाली होती है। वो खाली कैन क्यों रखी है, क्योंकि जो भी सारा वेस्ट प्रोडक्ट आएगा वो पहले उस कैन के अंदर आएगा। ओके, तो दोनों कैन रख ली, ये ट्यूबिंग को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब पेशेंट के हाथ में क्या है, एक हमने ग्राफ्ट बनाया हुआ है, तो उस ग्राफ्ट को हमें असेस करना होता है। वो भी आगे हम सीखेंगे कि उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। ओके, तो हमारे पास पेशेंट अभी आया हुआ है, तो हीमोडायलाइसिस शुड बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम। ओके, 4 घंटे के अंदर ही, नहीं तो क्या होगा, ये ब्लड इतना ज्यादा बाहर रहने की वजह से कोआगुलेट होने का चांसेस ज्यादा होता है। असेप्टिक प्रोसीजर, बहुत स्टेराइल हम प्रोसीजर ये करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड से कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर ये ब्लड हमने इन्फेक्ट कर दिया तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्योंकि ये पेशेंट को हॉस्पिटल के द्वारा मिला है। ओके, नाउ ऑल द पोर्ट्स शुड बी एयर टाइट। क्यों, क्योंकि सर अगर थोड़ी सी भी एयर पेशेंट के अंदर चली गई तो पेशेंट को हो सकता है एयर एम्बोलिज्म। ओके, और सबसे पहले पेशेंट को बेड पे लिटा दिया, पेशेंट के वाइटल्स ले लिए, पहले पेशेंट ने वेट करके आया हुआ है। ओके, अब हमने पेशेंट के लैब रिपोर्ट भी देख लिए कि इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, पेशेंट का सीरम क्रिएट कितना है। ओके, और वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैसे पता चलेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर के द्वारा। ओके, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट हमें मेंटेन करना है। पेशेंट को यूजुअली जो है वो यूरिन बैग लगी होती है, अगर नहीं लगी हुई है तो हमें पेशेंट का यूरिन को मेजर करना है कि कितना यूरिन पेशेंट को आया हुआ है। नाउ पेशेंट का वेट मॉनिटरिंग कर लिया, पेशेंट का फ्लूइड लॉस मॉनिटरिंग करना है, और पेशेंट की मेडिकेशन मैंने बोला है, एक तो पेशेंट के पास हेपेरिन होना चाहिए, इरिथ्रोपोइटिन होना चाहिए, डिगॉक्सिन अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन होने चाहिए, डिगॉक्सिन होनी चाहिए अगर एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, देन हम डिजिटलिस भी ड्रग देते हैं, देन विटामिन का सप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेशेंट के साथ। ओके, और पेशेंट की
एनी साइन, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन के साइन अगर हमें दिख रहे हैं तो वो उसको हमें मॉनिटर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगा हमारा इस हीमोडायलिसिस में? हमारा अप्रोच रहेगा ब्लड वेसल के लिए कि ब्लड वेसल हमें ढूंढनी पड़ती है पहले। ओके, अगर ब्लड वेसल इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब पेशेंट की अचानक से किडनी काम करना बंद कर दी, तो हम इन केस ऑफ इमरजेंसी फीमोरल आर्टरी यूज कर सकते हैं, फीमोरल वेन यूज कर सकते हैं, या सबक्लेवियन वेन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका सीक्वेंस जो है वो यही रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में हमें फीमोरल आर्टरी डायलाइसिस के लिए यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इजीली हमें एक्सेसिबल हो सकती है। नाउ इट मेड आर्टेरियोवेनस गैप ग्राफ्ट। अगर हमारे पास टाइम है तो हम इस ग्राफ्ट को बना सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ्ट बनाने के बाद हमें 2 से 3 हफ्ते तक उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पेरिफेरल वेनस फिस्टुला हम बना सकते हैं इस पेशेंट का, और ग्राफ्ट एंड फिस्टुला आर नॉट इमीडिएटली। ओके, क्योंकि इसको इमीडिएटली हम यूज नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है यूजुअली, लेकिन जब हम शंट बनाते हैं, ओके, जब हम शंट बनाते हैं तो वह शंट हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। देन रिप्लेसमेंट ऑफ कैथेटर इनटू सबक्लेवियन एंड femoral vein can be used immediately. Okay, now अब कैथेटर कौन से हैं? तो ये कैथेटर के बारे में देख लीजिए। एक तो पहली बात इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, और ये कैथेटर की असेसमेंट के नॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो कैथेटर हम इमरजेंसी में इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। इस कैथेटर के क्या एडवांटेजेस है? तो कैथेटर के एडवांटेजेस है कि हम इस कैथेटर को सेंट्रल वेन में डाल सकते हैं। मतलब क्या कि जो हमारे बॉडी की बड़ी बड़ी वेन है वो जो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट होती है, तो उन सारे वेन्स के अंदर हम इस कैथेटर को डाल सकते हैं, जैसे कि सबक्लेवियन वेन या फीमोरल वेन। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? तो डिसएडवांटेजेस है कि दैट आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ये लॉन्ग टर्म हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये जो है ये सारी जो चीजें है, ये कैथेटर्स जो है वो हमारे रबर से बने हुए होते हैं। ये रबर से बने हुए होते हैं, और इस रबर के ऊपर अगर ये रबर बहुत ज्यादा दिन तक हमारे ब्लड के अंदर अगर रहेगा तो इसका क्या होगा सर? इस रबर के ऊपर बायोफिल्म फॉर्मेशन होगा, बायोफिल्म फॉर्मेशन होगा। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार गूगल कर लीजिए बायोफिल्म के बारे में, क्या होती है बायोफिल्म। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बायोफिल्म क्या होती है? तो इट इज नथिंग बट ए बैक्टीरिया का घर होता है ये। ओके, हमारे जो ब्लड के अंदर लिविंग थिंग्स है ये यहाँ पे जमा होने लगती है, और यहाँ पे अगर ये सारी चीजें जमा हो जाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, और बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ ब्लीडिंग इस कैथेटर से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम कैथेटर खोलेंगे बैक फ्लो हमें मिल सकता है, तो बिकॉज ये हार्ट के बहुत नजदीक होते हैं। ब्लीडिंग यूरिन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज हिमेचूरिया, और पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कैथेटर की असेसमेंट के लिए? तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कैथेटर की केयर करनी है। केयर कैसे करनी है? तो उस कैथेटर को ऐसे सहलाना नहीं है, वो केयर नहीं। उस कैथेटर को जब भी हम असेस करेंगे तो उस कैथेटर को असेस करते समय हमें असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। बाद में हमें उस कैथेटर का ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करना है, जब भी कोई पोर्ट खोलेंगे तो उस पोर्ट को हमें क्या करना है? क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? तो हमें उसके लिए एक ये आता है, बटन आता है या एक पुली आती है, उस पुली से हम उसको क्लोज करेंगे। जब भी यूज करना है उसके पहले हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से उसको क्लीन करना है, या फिर हम उस कैथेटर को जो है पहले हिपेरिनाइज करते थे, लेकिन आजकल वो हिपेरिन की जो ट्रीटमेंट है वो हम बंद कर चुके हैं। व्हाई? बिकॉज उस पेशेंट के अंदर कोआगुलोपैथी होने के चांसेस ज्यादा हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट फिल द कैथेटर विथ हिपेरिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, लेकिन ये आजकल जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। नाउ
अब पेशेंट के पास ये है एवी फिशुला, आर्टेरियोविनस फिशुला। फिशुला मतलब क्या? तो फिशुला इज नथिंग बट ये दोनों आर्टरी है। देखियो ये है वेन, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की ये वेन है, ये आर्टरी है। अब ये दोनों वेन और आर्टरी को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जो आर्टरी से आने वाला ब्लड था, जो आर्टरी से आने वाला ब्लड था, ये ब्लड यहां से आ गया और यहां से वापस चला गया। ओके, यहां से ब्लड आ गया सारे आर्टरी में से और वापस वेन के अंदर चला गया। अब वेन वाला ब्लड कहां जाएगा? वेन वाला ब्लड कहां जाएगा? तो हमारे हार्ट की तरफ जाएगा। हार्ट से ब्लड कहां जाएगा? वापस आर्टरी में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो यहाँ पे हम असेस करेंगे इस कैथेटर को और यहां से ये ब्लड पहले वापस चला जाएगा डायलाइसिस की तरफ। ओके, तो ये आर्टेरियोविनस फिशुला है। क्लियर? तो इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। दो पोर्ट होती है। ओके, रेड कलर वाला आर्टरी है, ब्लू कलर वाला जो है वो वेनस कैथेटर होता है। ओके, तो और इस तरह से इसके पोर्ट होते हैं। ओके, इसमें एयर कभी भी नहीं जा सकती है, उस तरह से इसका डिजाइन बनाया हुआ है। ओके, और इस तरह से ये हमें कैथेटर दिखता है। तो अगर इमीडिएटली एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको आंसर आना चाहिए। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल बातें भी मैंने आपको बता दी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आर्टेरियोविनस शंट। आर्टेरियोविनस शंट इट्स एन एक्सटर्नल, ये एक एक्सटर्नल भी है, एक इंटरनल भी होता है। ओके, तो एक्सटर्नल अगर हम लगाए तो इसके एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस क्योंकि ये बाहर होता है तो हमारी इजी टू यूज होता है और अर्ली टू यूज होता है, इजी टू यूज होता है। ओके, अगर इसका डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये बॉडी से बाहर है तो इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्सीडेंटली रिमूव होने के चांसेस भी है, पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस है। ओके, और इसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ेगी। नाउ ये है हमारा ग्राफ्ट। अभी हमने देखा था फिशुला, अब देख रहे हैं ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट क्या है? तो हम इस आर्टरी और वेन को क्या कर रहे हैं सर? हम इस आर्टरी एंड वेन को एक पाइप के द्वारा जोड़ रहे हैं। और यहां पे ये देख लीजिए, ये एक्सटर्नली हम दो जो चीज लगाते हैं। ओके, यहां पे एक बार मैं लास्ट पिक्चर में दिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या किया, ये जो दो पोर्ट हमने देखे थे वो दो पोर्ट यही है। ओके, यहाँ पे उस पेशेंट को दो जगह पे प्रिक कर देंगे। ओके, आर्टरी और वेन के अंदर। अब इंटरनल आर्टेरियोविनस ग्राफ्ट या फिर IAVG, तो ये अप टू यूज फॉर 15 टू 35 डेज तक हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इंसर्शन ये 3 हफ्ते उसको लग सकते हैं। ओके, यूज करने के लिए। और इसके 3 प्रकार है। देखिए ये एक स्ट्रेट ग्राफ्ट है। स्ट्रेट ग्राफ्ट मतलब यहां से ये स्ट्रेट आर्टरी आ रही है और इसी आर्टरी में हमने ये पोर्ट को इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे ग्राफ्ट बना लिया। ये छोटा सा ये स्ट्रेट ग्राफ्ट हो गया। इसमें यूजुअली रेडियल आर्टरी एंड क्यूबाइडल वेन लेते हैं। ओके, रेडियल आर्टरी एंड क्यूबाइडल वेन स्ट्रेट ग्राफ्ट में लेते हैं। दूसरा है लूप ग्राफ्ट। लूप ग्राफ्ट मतलब लूप बनाना। ओके, लूप बनाना, तो यहाँ पे एक लूप बनाया है। इसमें क्या ले रहे हैं हम? ब्रैकियल आर्टरी एंड क्यूबाइडल वेन। ओके, ब्रैकियल आर्टरी एंड क्यूबाइडल वेन, ये इसमें लूप बनाया है यहाँ पे। ओके, क्लियर? Next, internal arteriovenous fistula. Internal arteriovenous fistula is most commonly used for access and this fistula at non-dominant hand. Okay, हमेशा non-dominant hand पे ये fistula को हम यूज करते हैं। Non-dominant hand usually left होता है। Okay. Now the first choice is forearm. तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट चॉइस क्या होगी? तो फोरआर्म होगी। और कहां पे? नॉन डोमिनेंट हैंड पे। एंड द सेकंड चॉइस इज द अपर आर्म। अब वेसल की एक्सेस कैसे मिलेगी? तो रेडियोसिफेलिक हमने देखा था जिसके अंदर स्ट्रेट जो है वो ग्राफ्ट बनेगा, एंड ब्रैकियोसिफेलिक, ये दोनों इसमें लूप बनता है ब्रैकियोसिफेलिक में, एंड ब्रैकियोबेसिलिक भी बनता है। ओके, तो ये 3 प्रकार है विनस एक्सेस के। देन फिशुला के डायमीटर कितना होता है? तो ये जरूर क्वेश्चन बन सकता है
6 मिलीमीटर का डायमीटर होता है उस फिशुला की, और ये 4 से 6 वीक तक हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ये दो नीडल इस पेशेंट के अंदर पोर्ट करते हैं, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायलिसिस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 नीडल दिखाई गई है। इंटरनल आर्टरी एंड वेन फिशुला। इंटरनल आर्टरी जो हमने वेन के अंदर बनाया है, बॉडी के अंदर बनाया है, तो उस फिशुला को हम कहते हैं सिमिनोब्रेक्सिया फिशुला। ओके, सिमिनोब्रेक्सिया फिशुला। ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर IAVF, ओके, इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिशुला, देन IAVG, इंटरनल आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट, एंड बोथ आर इंटरनल एंड दे आर नॉट यूज फॉर द इमीडिएट। क्योंकि जैसे ही हमने आर्टरी और वेनस का ग्राफ्ट आज बना लिया, आज पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, तो उसको कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे उस ग्राफ्ट को हील होने के लिए, क्योंकि वहां पे हमने स्टिचेस किए हुए हैं। ओके, आर्टरी और वेन को हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जब आर्टरी और वेन को जोड़ना होता है तो हम एक प्रकार का सूचर यूज करते हैं। वो सूचर नॉन एब्जॉर्बेंट सूचर होता है, ब्लू कलर का होता है, और उस सूचर को बोलते हैं, वो मोनोफिलामेंट भी होता है। उसके अंदर जो नीडल लगी हुई होती है वो नीडल राउंड बॉडी की नीडल होती है, हाफ सर्कल की नीडल होती है, और उस सूचर को हम कहते हैं प्रोलीन सूचर। कौन सा सूचर यूज करेंगे? प्रोलीन सूचर। ये एक थोड़ी सी चीज याद रख लेना। ओके, इंटरनल नो एक्स्ट्रा केयर, हमें अगर इसके लिए एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं करनी है। बस जब भी पेशेंट आएगा 2 नीडल उसमें डाल दी, यहां पे जैसे 2 नीडल दिखाया है, 2 नीडल डाल दी और डायलिसिस शुरू। इसके लिए लॉन्ग टाइम यूज के लिए ये यूज हो सकती है, ये रिलायबल मेथड है। ओके, और लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है कि इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इस इमेज में देख के बता देना कि एक डिसएडवांटेजेस और भी है कि हमने क्या किया है, यहां से ये आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी का काम क्या है हमारे बॉडी में? तो आर्टरी का काम है, सर इतना क्या इजी क्वेश्चन है, आर्टरी का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया और इस आर्टरी को ही इसका जो आने वाला ब्लड था वो वापस भेज दिया वेन के अंदर। तो इसके आगे वाले पार्ट का क्या, इसके आगे वाले पार्ट को कहां से ब्लड मिलेगा? तो आगे वाले पार्ट को ब्लड मिलेगा लेकिन कम मात्रा में मिलेगा। तो क्या होगा, ये डिस्टल जो है, इस यहाँ पे डिस्टल पार्ट में गैंग्रीन होने का चांसेस होता है। ओके, तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। सो एवरी टाइम वी नीड टू पोर्क एंड इनटू द स्किन, एंड इंटरनल सम असेसमेंट है उस पोर्ट की, वो कभी कभी नहीं मिलते हैं पोर्ट। Now nursing responsibility. So nursing responsibility assess the placing fistula. अब फिशुला को, फिशुला के लिए हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो उस फिशुला को हमें असेसमेंट करनी है। ओके, असेसमेंट में क्या मिलेगा? तो असेसमेंट में मैंने बोला था 2 चीजें मिलेगी। एक तो थ्रिल, एक थ्रिल के जैसे हमें एक फील होगा और ब्रूट साउंड आएगा। ओके, तो ब्रूट साउंड हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा, और थ्रिल जो है वो जैसे ही हम उस ग्राफ पे, आप कभी अगर पेशेंट मिले तो उस ग्राफ पे हाथ रख के देख लेना, एक थोड़ा सा वाइब्रेशन के जैसे हमें लगता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रिल एंड ब्राउट साउंड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक पेशेंट है आपके पास हीमोडायलिसिस का है, उसको IVAG फिशुला है, और उस फिशुला को जब आप असेस कर रहे थे तो थ्रिल साउंड आया है, तो व्हाट इज योर फाइंडिंग? तो हमारी ये फाइंडिंग नॉर्मल फाइंडिंग है, ब्रूइट भी नॉर्मल होता है। ओके, क्यों ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि सर वेन और आर्टरी का ब्लड मिक्स हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा ये चीज देखने को मिलता है। अब एक और सिंड्रोम है जो कि है आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम। क्यों आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम? स्टील मतलब क्या? चोरी करना। चोरी क्या किया है? आर्टरी चोरी की। आर्टरी नहीं चोरी की है, आर्टरी के अंदर से आने वाला ब्लड ये चोरी हो चुका है। किसने चुराया? वेन ने चुराया। क्यों चुराया? क्योंकि सर हमने बताया था कि ये एक आर्टरी है, और इस आर्टरी से आने वाला जो ब्लड है वो डिस्टल पार्ट तक मिलना चाहिए था, ये इस पेशेंट के हाथ को मिलना चाहिए था आने वाला ये जो ब्लड। लेकिन हमने क्या किया, यहां से ये जो वेन थी, इस वेन को इस आर्टरी से
जोड़ दिया और ये ब्लड वापस इधर की तरफ भेज दिया। तो इस साइड वाले, ये जो बाहर वाले पार्ट थे, इनको ब्लड मिला ही नहीं। क्लियर है? ओके। नाउ ये कंडीशन आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम क्या है कि इसमें हमारा डाइवर्जन हो रहा है, आर्टेरियल ब्लड का डाइवर्जन हो रहा है किधर? वो वेनस ब्लड की तरफ। ओके, दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम। ओके, एंड अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिस्टल पार्ट है उनके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें 6P साइन मिलेंगे। 6P साइन, 6P साइन क्या क्या है? तो पेशेंट को होगा पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया मतलब नमनेस होगा, पेशेंट को टिंगलिंग होगी। पेशेंट का जो डिस्टल पार्ट है वो पेल होगा, पेल मतलब नीला नीला पड़ेगा या थोड़ा सा येलोइश हमें दिखेगा। पेशेंट का पोलार मिलेगा, पल्स लेस मिलेगा, पल्स लेस नहीं लेकिन पल्स की जो हम बोल सकते हैं फीलिंग है, वो पल्स की फीलिंग हमें डीप मिलेगी। नेक्स्ट पेन होगा पेशेंट को एंड पैरालिसिस हो सकता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आईवी कैथेटर, बीपी मॉनिटरिंग। ओके, इस हाथ में कभी नहीं करनी, इस हाथ में कभी नहीं करनी। ये एक बार आप रेड पेन से जरूर नोट्स में लिख लेना कि जिस हाथ में पेशेंट का फिशुला है उस हाथ में हमें कभी भी बीपी नहीं लेना है, कभी भी हमने उस पेशेंट को उस पोर्ट से मेडिकेशन भी नहीं देने हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है कि वहां पे पोर्ट लगाया है तो उससे मेडिकेशन कभी नहीं देना, बीपी नहीं लेना, वहां से कैथेटर भी नहीं लगाना, उस हाथ में दूसरा कैथेटर भी नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट ट्यूब को प्रोटेक्ट करना है, स्किन की केयर करनी है हमें और असेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है। तो ये हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। नाउ अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन यहां पे इस पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन। क्यों हाइपोटेंशन? क्योंकि सर जब हम ये हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो अचानक से एक साथ इस पेशेंट का बहुत सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। जब हमारे बॉडी से इतना सारा पानी बाहर चला जाएगा तो पेशेंट का सडनली बीपी ड्रॉप हो जाएगा, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। ओके, तो उस पेशेंट को मॉनिटर करना हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ओके, आगे देखते हैं, रिकरेंट डायलिसिस कैन कॉज एक्सिलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। क्यों एथेरोस्क्लेरोसिस? क्योंकि सर हमने क्या किया, उस जो हमने जो फिशुला बनाया है उस फिशुला से क्या हो रहा है, एक प्रेशराइज ब्लड हम खींच रहे हैं और प्रेशराइज ब्लड हम पेशेंट को वापस दे भी रहे हैं। तो प्रेशराइज ब्लड देने के बाद अगर आपने हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं देखा है तो जरूर देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। क्यों कि यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब भी एक हम वेसल बोलते हैं तो ये वेसल एक मैं यूजुअली इस तरह से वेसल को आपको दिखाता हूं, लेकिन ये वेसल अगर हम माइक्रोस्कोपिकली दिखे तो इस वेसल के अंदर 3 लेयर होती है। ये बाहर वाली, एक मिडल वाली, एक अंदर वाली लेयर। बाहर वाली को कहते हैं हम एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल वाली को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ओके, अब ये 3 लेयर है, लेकिन ये जो अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर है इसके अंदर सेल है। अब जब हमारा ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से आएगा तो ये क्या करेगा, इन सेल को घिसते हुए चला जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगी, हमारी निकलते हुई जाएगी। ये अंदर की लेयर हमारी डैमेज होती जाएगी। अब ओके सर डैमेज होने दो, क्या होगा, दूसरी सेल आ जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ पे दूसरी सेल नहीं आती है, यहाँ पे दूसरे आरबीसी जमा होने लगते हैं। आरबीसी क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि यहां से हमारा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। तो आरबीसी यहाँ पे आके जमा होने लगते हैं। जैसे जैसे आरबीसी आके जमा होने लगेंगे तो यहाँ पे जो फ्लो है ब्लड का, वो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे और प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट एयर एम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट को, अगर थोड़ी सी भी एयर निकल जाए तो। नेक्स्ट डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, अचानक से पेशेंट का इतना सारा अगर पानी बाहर आ जाए तो यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होगा। डायलाइसिस एनसेफेलोपैथी हो सकती है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और हेमोरेज हो सकते हैं। ओके, हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन,
जो पेशेंट रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रिकरेंट हीमोडायलिसिस करता है उस पेशेंट में कौन सी हेपेटाइटिस कॉमन होती है? इसका आंसर आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, जो पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकरेंटली करता है ऐसे पेशेंट में कौन से प्रकार का हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन होता है? ओके, और इस हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो इसको सर्च करके आपको मुझे बताना है। पेशेंट को शॉक हो सकता है सडनली, अगर इतना सारा पानी हमने निकाल दिया तो एयर एम्बोलिज्म को। ओके, तो एयर एम्बोलिज्म को मैनेज करने के लिए हमें इनफिल्ट्रेशन करना है एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द वेस्कुलर चैनल। ओके, क्या होती है, जो हमारे हवा वातावरण की हवा है वो ब्लड के अंदर जा सकती है, दैट इज एयर एम्बोलिज्म एंड इट्स एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। थोड़ी सी भी एयर अगर उस पेशेंट के फिशुला में चली गई तो पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? अगर उस एयर एयर क्या कर देगी, वहां आगे जाने वाला ब्लड जो है उसको रोक देगी। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है सर, फिशुला के अंदर एयर चली गई, मान लेते हैं चली जाने तो क्या होगा, ब्लड ही तो नहीं जाएगा आगे, नहीं, वो एयर आगे आगे तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी? तो हार्ट में चली जाएगी। हार्ट के बाद और कहां चली जाएगी? तो वो जो एयर का बबल है, वो एयर का बबल नैरो, जितना ज्यादा छोटा आर्टरी होगा वहां पे जाके रुक जाएगा। और छोटा आर्टरी कहां पे है? छोटा आर्टरी कहां पे है? तो सबसे पहले रिसीव करने वाला, हार्ट के बाद सबसे पहले रिसीव करने वाला ब्लड जो है वो कहां जाता है? कोरोनरी आर्टरी में। और यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का ये जो ब्लड, ये यहाँ पे एक छोटी आर्टरी है, और कहां पे है छोटी आर्टरी? तो हमारी अल्वियोलाई के साइड में आर्टरी छोटी होती है, तो वहां पे, तो दो जगह पे पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहां कहां पे? एक तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर या फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अगर कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो बोलेंगे कोरोनरी एयर एम्बोलिज्म, अगर पल्मोनरी आर्टरी में हो गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये दोनों चीजें मोस्ट कॉमन। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे? ठीक है सर, होने दो, एयर ही तो है, वैसे भी तो एयर चाहिए, ऐसे भी ब्लड के अंदर डायरेक्ट एयर जाने दो, नहीं, ये एयर क्या करेगी, आगे जाने वाला ब्लड को पूरा रोक देगी। अब क्या होगा फिर, इस पेशेंट को अगर पल्मोनरी में चला गया तो पेशेंट को डिस्निया होने लगेगा, पेशेंट को टैकिपनिया होने लगेगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगेगा, हाइपोटेंशन होने लगेगा। ओके, तो ये चीजें हमें मॉनिटर करनी है। नाउ मैनेजमेंट कैसे करें? तो इसकी मैनेजमेंट हमें सबसे पहले करना है स्टॉप द हीमोडायलिसिस। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब इतने दिन तक हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे क्वेश्चन आते थे कि जब एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हो जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो स्टॉप करना है। ओके, तो इसी तरह अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाए तो सबसे पहले काम करना है उस हीमोडायलिसिस को स्टॉप करना है। दूसरा क्या करना है, तो हमें क्लाइंट को लेफ्ट साइड में या लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, और पेशेंट का हेड जो है वो डाउनवर्ड्स रखना है। डाउनवर्ड रखेंगे तो क्या होगा, जो भी एयर है वो ग्रेविटी के द्वारा बाहर निकल सकता है। ओके, नेक्स्ट, पेशेंट को ट्रेंडनबर्ग पोजीशन बोल सकते हैं हम उसको। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ओके, असेस वाइटल साइंस नहीं है, ये वाइटल साइन है। ओके, वाइटल साइन एंड डॉक्यूमेंट द इवेंट। ओके, जो भी इवेंट हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना है। अब डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम मतलब क्या, किसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है? तो हमारे बॉडी के अंदर का इंटरनल जो एनवायरमेंट है उसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम हुआ है। तो इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम रैपिड चेंज, कि हमने रैपिडली पानी निकाल लिया, रैपिडली इलेक्ट्रोलाइट निकाल लिए। तो यहाँ पे रैपिड जब चेंज होता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो इसमें पहले इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने लगेगा, पेशेंट को हेडेक होने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गए, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगी। ओके, नेक्स्ट, पेशेंट को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये सारे जो है ये हमारे कॉम्प्लिकेशन है, साइन एंड सिम्टम्स है ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। नाउ अब हमें आगे देखना है, अभी तक हमने जो देखा वो था हीमोडायलिसिस, आगे हम देखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। सब चीजें सेम,
पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए सब चीजें सेम, बस यहाँ पे दो तीन चीजें जो है वो कुछ अलग है। प्रिंसिपल भी इस डायलिसिस का सेम है, बस दो तीन चीजें अलग है, उसके बारे में देखेंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस, अब हम हीमोडायलिसिस में क्या कर रहे थे, एक आर्टरी और वेन का ग्राफ्ट बना लिया और उसमें हमने उससे ब्लड ले रहे थे डायलिसिस के लिए और एक प्यूरिफाई करके वापस उसी से भेज रहे थे अंदर, यही था हीमोडायलिसिस में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हम ब्लड नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर का जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है डायलाइसेट, यहाँ पे ये जो है ये है डायलाइसेट, ये है डायलाइसेट और यहाँ पे है ये वेस्ट कलेक्शन बैग, वेस्ट बैग, जो भी वेस्ट उस पेशेंट की डायलाइसिस या पेरिटोनियल कैविटी से आएगा ये वेस्ट इस बैग में आ जाएगा। ओके, तो ये डायलाइसिस हम पहले इस यहाँ पे स्लोली इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालते हैं, फिर उसको हम कुछ देर तक रोकते हैं और वापस फिर हम इस पोर्ट को खोल देते हैं और फिर ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इसमें आ जाता है। यहाँ इसका सिंपल प्रिंसिपल है। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या है, तो ये पेग कैथेटर अब मत कर देना, ये पेग कैथेटर अब मत कर देना, यहाँ पे देखना थोड़ा सा ये चीज देख, यहाँ पे ये चीज देखना, इसके ऊपर गौर करना, यहाँ पे ये और भी चीज एक देख लेना और ये पोर्ट कहाँ लगा है ये भी देख लेना। ओके, पेग कैथेटर मत कर देना। ओके, तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान में रख के ही उसको आंसर करना है। ओके, तो पेरिटोनियल डायलिसिस इट इज यूज्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड इट इज एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हम उस असाइटिक फ्लूइड को, सारे फ्लूइड को एक्सचेंज एक परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारते हैं और उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके इंडिकेशन किसके लिए है, इंडिकेशन बहुत कम लोगों को हम देते हैं। इट इज यूज ओनली इन द क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट। ओके, जो पेशेंट हीमोडायलिसिस नहीं सहन कर पा रहे हैं तो उसको हम ये देते हैं। एक्यूट इमरजेंसी में हम इस पेरिटोनियल डायलिसिस को नहीं यूज करते हैं। ओके, ओके, अब इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन से पेशेंट में नहीं देनी है, तो हमें जिस पेशेंट को ऑलरेडी पेरिटोनियम का इंफेक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, उनको नहीं देनी है। जिस पेशेंट को डाइवर्टिकुलाइटिस है उन पेशेंट को नहीं देनी है। जिस पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उनको नहीं देनी है। जिस पेशेंट को रिकरेंट एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है, ओके, उसको हम बोल सकते हैं एक पेशेंट का जो जब रिकरेंट एब्डोमिनल सर्जरी होता है और उसका जो एब्डोमिनल कैविटी है हम यूजुअली ओपन ही रखते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज बर्स्ट एब्डोमेन। क्या कहते हैं उसको, बर्स्ट एब्डोमेन, बर्स्ट एब्डोमेन। तो ऐसे वाले पेशेंट को हम कभी भी नहीं देते हैं। क्लियर, अगर कोई पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है तब भी यह हम नहीं देते हैं। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। हाँ सर, एडवांटेजेस है, जब पेशेंट को हम ये पेरिटोनियल डायलिसिस देते हैं तो पेशेंट को एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है और यूजुअली जब पेशेंट सोता है तब भी हम इसको दे सकते हैं। हम इसको बच्चों में यूज कर सकते हैं, इसमें जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाते हैं। ये इसके अंदर एनीमिया का जो है वो करेक्शन अच्छा होता है। ओके, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है। पोटेशियम करेक्शन इसमें नहीं होता, क्यों, क्योंकि सर ये जो हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड है इसके अंदर पोटेशियम एक्सचेंज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्लड के अंदर से पोटेशियम निकाल सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, प्रिंसिपल को कुछ नहीं याद रखना, सेम प्रिंसिपल याद रखने हैं, डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ओके, डिफ्यूजन मतलब क्या, तो सोल्यूट का मूवमेंट होना वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहां से कहां तक, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। ओके, और ऑस्मोसिस का क्या, यहाँ पे सोल्यूट अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट होगा। कहां से, यहाँ पे अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन है
तो ऑस्मोसिस में इसके उल्टा करना है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी हमारा सेम प्रिंसिपल है। आर्टेरियल प्रेशर, आर्टिफिशियल प्रेशर हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब असेसमेंट क्या करनी है, तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन का वो जो कैथेटर मैंने दिखाया था पहले उसकी असेसमेंट करनी है। नेक्स्ट हमें उस कैथेटर को क्या बोलते हैं, टेक ऑफ कैथेटर। ओके, टेक ऑफ कैथेटर इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, उसकी इमेज जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अगर ऐप में देख रहे हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट मत लेना, वो ऐप आपको ब्लॉक कर देगी। ओके, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो जरूर ले सकते हो। टेक ऑफ कैथेटर कहते हैं, उसकी हमें केयर करनी है। ओके, इम्प्लांट एट 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकल, जरूर याद कर लेना, 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकल सबक्यूटेनियस एरिया। क्यों सबक्यूटेनियस एरिया, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस नहीं है और यहाँ पे देयर इज अ लेस वेस्कुलर चैनल एंड इजीली अप्रोच हो सकता है, क्योंकि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में फैट ज्यादा होता है। ओके, असेस द कैथेटर आफ्टर एवरी 2 to 3 weeks and if it is in proper place then only we can start the peritoneal dialysis. ओके, तो दिस इज अ टेक ऑफ कैथेटर। क्या है ये, टेक ऑफ कैथेटर। इसके अंदर ये जो है ये हमारे पास एक साइड में ब्लू लाइन है, एक साइड में रेड लाइन है। ओके, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसके अंदर फ्रेंच दिया गया है। ओके, कि इसका डायमीटर कितना है, तो ये है हमारा 11.5 फ्रेंच, जिसको हम 13.5 सेंटीमीटर की लेंथ बोल सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये है हमारा 1.0 सीसी। ओके, तो ये वेनस कैथेटर है, तो इंडिकेशन ऑफ साइज एंड प्राइमिंग वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट अब इसको यूज कैसे होता है, यहां पे देख लीजिए, ये हमारा डायलाइसेट है, ये डायलाइसेट है, और यहां ये डायलाइसेट क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कैथेटर के द्वारा अंदर भेजेंगे, इसको कुछ देर तक इसी में रखेंगे, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और कुछ समय के बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। यही होता है। ओके, लेकिन इसको पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, वही नाम हमें आज सीखने हैं। तो फर्स्ट इंसर्ट द डायलाइसेट बाथ 2 to 3 लीटर इन द पेरिटोनियल कैविटी। डिफ्यूजन होगा यहाँ पे। ओके, किसका, यूरिया का, यूरिक एसिड का और क्रिएटिनिन का। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। ओके, और ऑस्मोसिस डायलाइसिस फ्लूइड हायर ऑस्मोलरिटी से लोअर ऑस्मोलरिटी तक मूवमेंट करेगा। ओके, नाउ सो द फ्लूइड विल बी कम्स आउट। ओके, जहां से ज्यादा फ्लूइड है वो फ्लूइड कम फ्लूइड की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। ओके, अब डायलाइसेट बाथ, ये सॉल्यूशन, ये डायलाइसिस बाथ इज नथिंग बट ए सॉल्यूशन टू परफॉर्म द डायलाइसिस। ये सॉल्यूशन बहुत स्टेराइल होता है और इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, यूजुअली वाटर, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट और शुगर। शुगर किसके लिए होती है, इंसुलिन भी होता है, शुगर किसके लिए होती है वो भी बताऊंगा। ओके, इसके अंदर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। तो ये है हमारा डायलाइसिस बाथ। ओके, कंपोनेंट क्या है, तो सर सोडियम है, सोडियम का नॉर्मल रेंज जितनी है उतना ही है। पोटेशियम 0 to 4, पोटेशियम 0 to 4 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ऐप में देख रहे हो तो कृपया मत लेना, बाकी ले सकते हो। ओके, पोटेशियम कितना है, 0 to 4। कैल्शियम नॉर्मल रेंज कितनी है कैल्शियम की, 8 to 11, तो 8 to 11, तो यहाँ पे कितना है कैल्शियम, 2.5 to 3.5। मैग्नीशियम 0.5 to 7.5। मैग्नीशियम की नॉर्मल रेंज कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन 98 to 128, क्लोरीन की नॉर्मल रेंज 90 to 110। ओके, नेक्स्ट एसीटेट 2 to 4, बाइकार्बोनेट 30 to 40। ओके, बाइकार्बोनेट की नॉर्मल रेंज 22 to 28। ओके, नेक्स्ट डेक्सट्रोज 11, देन PaCO2 40 to 110 एंड पीएच इसका होता है 7.1 to 7.3। अब यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, और यहां पे डेक्सट्रोज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों चीजें मार्क कर लेना। ओके,
So acetate is the form of acetic acid in the acid component on mixing with the hydrochloric acid HCO3 component the H plus in the acid acetic react with an equimolar amount of HCO3 to form the कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के द्वारा बाहर चला जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ प्रोसीजर क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस की? तो प्रोसीजर है कि हमें पेरिटोनियल डायलिसिस को इन्फ्यूजन, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज फिलिंग, पहले स्टेप होती है फिलिंग। क्या फील करना? वो जो सारा डायलाइसेट का सॉल्यूशन था वो पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी में हमें पहले डालना है, तो व्हाट दैट इज कॉल्ड एज फिलिंग। दूसरा, जितने समय तक हम उसको पेरिटोनियल कैविटी में रखेंगे दैट इज कॉल्ड एज ड्वेल टाइम। जरूर याद रख लेना ड्वेल टाइम, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ड्वेल टाइम क्या होता है? तो ड्वेल टाइम मतलब द टाइम, the amount of time where the dilysate solution या dilysate bath is stored into the peritoneal cavity, that is called as dwell time और drain वाला टाइम। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा फिलिंग के लिए, कुछ टाइम हम उस सॉल्यूशन को पेरिटोनियल कैविटी में रखेंगे और कुछ समय अचानक से बाहर नहीं निकालेंगे, तो कुछ समय के लिए उसको हम ड्रेन करेंगे। ओके, क्लियर? अब फिलिंग, सबसे पहले फिलिंग 1 से 2 लीटर पहले हमें उस सॉल्यूशन को पेरिटोनियल कैविटी में डालना है। इसको अचानक से नहीं डालना, 10 to 20 मिनट्स का इन्फ्यूजन करना है। ड्वेल टाइम कितने समय तक रखना है? तो उसको ये डिपेंड अपॉन पेरिटोनियल कैविटी और पेशेंट की कंडीशन। सो द ड्वेल टाइम इज वेल कैलकुलेटेड। इफ द ड्वेल टाइम इज डिक्रीज, अगर हमने डाल दिया सॉल्यूशन और तुरंत निकाल दिया तो क्या होगा? हमारा डायलिसिस होगा ही नहीं। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा समय तक रख दिया कि अच्छे से होगा, नहीं, फिर ये क्या हो जाएगा? रिवर्स कर देगा प्रोसेस। क्यों? 2 प्रोसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, कौन सी? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो हमने बोला था कि ये इनके अंदर एनर्जी नहीं लगती है। ओके, इनके अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा समय तक रखेंगे तो इसकी प्रोसेस उल्टी होने लग जाएगी। ओके, तो यूजुअली ड्वेल टाइम जो है वो 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक होता है, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? तो पहले प्रोसीजर से पहले हमें सारी प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। पेशेंट का वेट लेना है, वाइटल साइंस करने हैं, पेशेंट की लैब पैरामीटर्स देखने हैं। ओके, एंड आस्क द पेशेंट टू अवॉइड द यूरिन। यूरिन पहले अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि डायलाइसेट सॉल्यूशन जाएगा तो यूरिनेट ब्लैडर पर प्रेशर आएगा, तो यूरिन अवॉइड करने के लिए बोलना है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर जब इन टाइम है या फीलिंग जो है वो हम 10 से 20 मिनट तक करते हैं। ओके, तो 2 लीटर का तक डायलाइसेट हम उसमें अंदर भेज देते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। असेप्टिक प्रिकॉशन हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ड्वेल टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि कितने समय तक रखना है। ड्रेन की बैग जो है वो हमेशा बिलो द बॉडी लाइन रखनी है। ओके, और वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। पेशेंट सडनली हाइपोवोलेमिक हो सकता है तो उसको भी मॉनिटर करना है। ओके, एंड उस पेशेंट का बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को भी हमें असेस करना है। पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना है। ओके, तो ये ड्यूरिंग प्रोसीजर हो गया। आफ्टर प्रोसीजर, अब सारी प्रोसीजर हो गई तो पेशेंट का प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर का हमें वेट लेना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, लैब पैरामीटर, वापस पेशेंट का ब्लड भेजेंगे, लेबल करेंगे जो भी इवेंट प्रोसीजर के दौरान हो गए, और सारे कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करेंगे। ओके, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? तो कॉम्प्लिकेशंस हमें पहला तो पेरिटोनाइटिस, पेशेंट को अगर है तो यहाँ पे ही बात खत्म हो जाएगी। अगर पेरिटोनाइटिस है तो हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने हैं पेरिटोनाइटिस के। एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग एंड फीवर, ये सारे पेरिटोनाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स है। ओके, अगर डायलाइजर का बात डिस्चार्ज कर रहा है, ओके, कहीं से लीक हो रहा है, फाउल स्मेलिंग आ सकती है डायलाइजर के सॉल्यूशन के अंदर से। ओके, फाउल स्मेलिंग आ सकती है। देन डायग्नोसिस कैसे करना है इसको? तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें सीबीसी कर सकते हैं, हम डिस्चार्ज का कल्चर भेज सकते हैं।
और अब नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि डिस्चार्ज आ रहा है, फाउल स्मेलिंग आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है कहीं से, तो पहले स्टॉप द प्रोसीजर, डू नॉट यूज द पेरिटोनियल डायलिसिस। कुछ मेडिकेशन देंगे, मेडिकेशन क्या, पेन किलर है, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक दे सकते हैं, पेशेंट को अगर इंफेक्शन है एंटीबायोटिक देंगे, मॉनिटर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, असेप्टिक प्रिकॉशन फॉलो करेंगे। क्लियर। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले प्रोसीजर को बंद कर दो। ओके, ये सेम है। डिक्रीज आउटफ्लो। ओके, अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे पेन हो रहा है तो थोड़ा सा पहले आउटफ्लो को कम कर दो। ओके, अगर कैथेटर ब्लॉक हो गया, अगर कैथेटर दूसरी जगह पे डिसलॉज हो गया, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो क्या करना है, हमें पेशेंट को पहले साइड बाय साइड रोटेट करना है। तो उससे क्या होगा, पोस्चरल चेंज हो जाएगा। पेशेंट का बीपी मॉनिटरिंग करना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, एक्सरे और हाई फाइबर डाइट पेशेंट को हमें देनी है। क्लियर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के हमारे वन है हमारा कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, नाम में ही दिया गया है कंटिन्यूअस, पेशेंट का 24 आवर ये डायलिसिस चलता रहेगा। एक साइड पे पेशेंट की आईवी स्टैंड होगा, ऊपर से डायलिसिस आता रहेगा, नीचे एक थैली होगी, उसमें डायलिसिस सोल्यूशन एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो निकलता रहेगा। दैट इज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी। लेकिन इसमें पेशेंट एक जगह पे नहीं रहेगा, घूमता हुआ रहेगा। तो कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा है साइक्लिक मशीन। इसमें साइक्लिक मशीन नहीं यूज करते हैं, यहां सिंपल प्रोसेस है और 3 से 4 साइकिल पर डे एंड लार्जेस्ट साइकिल जो है इसकी 8 घंटे की होती है। ओके, बेड रिटर्न नहीं होता है पेशेंट का और पेशेंट अपनी अपनी जो एक्टिविटी है वो सारी करता है। दूसरा है हमारा टाइप ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड ये क्या है, जब पेशेंट सो गया होगा तब हम इसको लगा देंगे। ये एक साइक्लिक मशीन है, ड्यूअल टाइम इसके अंदर डिजायर्ड होता है, कितने समय तक रखना है। अब ये जो ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस साइक्लिक, इंटरमिटेंट पेरिटोनियल एंड नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर। ओके, तो क्लियर है यहां तक। तो आज हमने सारा डायलिसिस, इससे बाहर शायद तक क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो आपको सभी से रिमेजर है, अपनी नोट्स बनाते रहिए। ये अगर क्लास एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, लेकिन इसको एक बार जरूर अच्छे से समझ लीजिए। ओके, और इतनी सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है तो शायद आपको समझ में आना ही चाहिए। ओके, तो अगर आपको सच में क्लास अच्छा लगता है तो कृपया क्लास को लाइक जरूर बनता है। मेहनत लगती है क्लास बनाने में, लेकिन मेहनत आपको लाइक करने में नहीं लगेगी। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंफॉर्मेशन जरूर मिलती रहेगी। थैंक यू।